हेलो क्लास नाइन्थ, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे टॉप कोर्सेज जैसे सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड्स हैं। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड्स। इन सभी का जो कोर्स है आपके लिए लेकर आते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इनके अलावा ओलंपियाड्स, एनटीएसई, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, इनके भी कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। एंड क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज आप लोगों के लिए हैं। दैट इज़ टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। आपको वहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड ईजीली मिल जाएगी। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपकी बी हाइव की बुक का जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, उसका जो पहला चैप्टर है या पहला पार्ट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है संतोष यादव, उसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे पार्ट 2। यानी एक्सप्लेनेशन का पहला हिस्सा मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और आज हम करने वाले हैं इसका एक्सप्लेनेशन का दूसरा हिस्सा। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम ये स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन सा कर लेते हैं कि हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ा था। और ये पढ़ा था कि हमने जाना था कि संतोष यादव जो हैं उनका किस तरीके के समाज में जन्म हुआ था, एक ऐसे समाज में जहाँ पर जो है मेल्स को यानी पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और फीमेल्स को, या अगर घर में बेटी होती है तो उसको इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होता, लेकिन कोई वेलकम भी नहीं होता है उस बेटी का। और बहुत ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता है बाहर। जैसे संतोष यादव के जो पेरेंट्स हैं फिनेंशियली वेल साउंड थे, वेल टू डू थे, लेकिन फिर भी उन्हें शहर से बाहर भेजना अलाउड नहीं था। यानी संतोष यादव को पढ़ने के लिए वो बाहर नहीं भेज सकते थे, जबकि उनकी फैमिली अफोर्ड कर सकती थी। और इसी चीज़ का उन्होंने, ये जो सिस्टम या शुरू से ये जो प्रथा चली आई थी, इसकी खिलाफत उन्होंने की जब वो 16 ईयर्स की हो गई थी। 16 साल की एज में ही उनके जो गांव में है जो है शादियां करवा देते हैं लड़कियों की, बहुत यंग एज में करवा देते हैं। लेकिन यहाँ संतोष यादव ने अपने पेरेंट्स से साफ साफ कह दिया कि मैं अपना दाखिला जो है दिल्ली के एक स्कूल में करवा चुकी हूँ, वहाँ की फ़ीस के लिए भी मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी, तो वो भी फ़ीस का इंतज़ाम भी हो जाएगा। तो पहले मेरी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं होने देंगे तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। और ये ज़िद उन्होंने ताउम्र नहीं रखी। जब वो 16 ईयर्स की हुई तभी ये बात वो सामने लेकर आई अपने पेरेंट्स के, और ये ज़िद ऐसी थी और फुल प्रूफ प्लान बना रखा था संतोष यादव ने। इसके आगे इनके पेरेंट्स को घुटने टेकने ही पड़े। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब वो दिल्ली में अपने स्कूल में गई और फिर उन्होंने अपनी जब एजुकेशन आगे कंप्लीट करने की कोशिश करी, किस तरीके से उनका जो है इंटरेस्ट एक माउंटेनियर की तरफ हो गया। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. इसका ये मतलब है स्टूडेंट, सबसे पहले तो जानते हैं अर्ज का मतलब क्या होता है। अर्ज का मीनिंग होता है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। देखिए मीनिंग आपके सामने दिया गया है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आपके अंदर कुछ करने की या कुछ पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, कामना बहुत ज़्यादा तेज़ है, कि बहुत ज़्यादा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे इसे पाना है। यहाँ पर इनकी एजुकेशन की जो चाहत थी ना बहुत ज़्यादा थी, बहुत इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पर हुआ ये कि इनकी जो संतोष यादव हैं, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, पापा प्लीज़ मुझे अपना स्कूल कंप्लीट कर लेने दो, मैं अब स्कूल हो गया पापा एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लेने दो, मैं इतना करना चाहती हूँ। तो ये इनकी जो ये अर्ज थी ना, वो थोड़ा थोड़ा करते करते इनको कॉलेज तक लेकर आ गई। और इनके जो पिता हैं वो भी इनकी बात स्वीकार करते रहे कि चलो ठीक है, 1 साल की बात और है, ठीक है 2 साल की बात और है, चलो ठीक है इसको पढ़ाई कर लेने दो, वरना तो ये कभी शादी ही नहीं करेगी। तो ये दोनों का कहीं ना कहीं इस तरीके से ये चलता रहा कि ये भी थोड़ी थोड़ी ज़िद करती रही और इसके पेरेंट्स भी, जो स्पेशली जो इनके पिता हैं, वो भी मानते रहे। और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते करते अब ये कहाँ पहुँच गई,
ये पहुंच गए राजस्थान। हरियाणा से एकदम लगा हुआ ही है, बॉर्डर जो है वो कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं ये दोनों स्टेट्स। और राजस्थान के जयपुर शहर में पहुंची। जयपुर जो है वो राजस्थान का कैपिटल है, यानी राजधानी है। और जयपुर में एक कॉलेज है, महारानी कॉलेज, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज में जो है संतोष यादव का एडमिशन हो गया। और इसी कॉलेज में एक हॉस्टल है जिसका नाम है कस्तूरबा हॉस्टल। यहाँ पे इनको एक रूम भी मिल गया। मतलब ये कि अब इनकी हायर एजुकेशन का जो रास्ता था ना वो भी एकदम क्लियर हो चुका था। अब ये ग्रेजुएशन करने के लिए महारानी कॉलेज आ गई थी और कस्तूरबा हॉस्टल में भी अब रहने लगी थी। अब धीरे धीरे इनके माता पिता भी इनकी पढ़ाई को लेकर आदी होते जा रहे थे कि हाँ ठीक है, ये पढ़ने वाली तो है, वी कैन नॉट डू एनी थिंग, शी वॉन्ट्स टू स्टडी, शी विल स्टडी। तो ठीक है, ये पढ़ना ही चाह रही है, पढ़ेगी भी, तो ठीक है पढ़ लेने दो और अपनी जो पढ़ाई लिखाई है पूरी कर लेने दो। तो इनका सफ़र अब यहाँ तक आ चुका था हायर एजुकेशन पे। नाउ संतोष रिमेंबर्स, यहाँ संतोष जो है फिर से अपने पुराने दिनों को याद कर रही हैं। और आप देखिए यहाँ पर आ गए हैं ये पैरेंथीसिस। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ ये शुरू हो चुका है कि किस तरह से वो अपनी ही बात कर रही हैं। ऑलराइट, तो यहाँ वो क्या बताना चाह रही हैं? कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, यानी कस्तूरबा हॉस्टल जो है ना उसके सामने पहाड़ी इलाका है। और वो पहाड़ कहाँ के पहाड़ हैं? अरावली पहाड़ है, ठीक है। I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. यानी हुआ क्या, जो उनकी खिड़की से उन्हें वो जो पहाड़ हैं वो दिखाई देते थे। और वहाँ पे उन्हें क्या दिखाई देते थे कि कुछ विलेजर्स, मतलब गांव के कुछ लोग हैं ना, उनको वो पहाड़ चढ़ते हुए देखती थी। और कुछ समय के बाद वैनिशिंग मतलब गायब हो जाना, कि वो देखती थी कि कुछ लोग जो है वो पहाड़ चढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो एकदम गायब हो गए। तो गायब होने का मतलब ये नहीं कि कोई जादू से गायब हो गए। गायब का मतलब ये कि या तो इतनी दूर पहुंच गए कि अब नज़र नहीं आ रहे, या फिर पहाड़ के परली साइड या ऑपोजिट साइड से हो सकता है उतर रहे हो तो वो नज़र नहीं आ रहे थे। आफ्टर अ वाइल वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। अब उनके अंदर ना एक जिज्ञासा सी जागी, क्यूरियोसिटी हुई उनके अंदर कि ये कैसे क्या हो रहा है, कि ये लोग कौन है जो रोज़ पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, ये गांव के लोग हैं क्या, कौन लोग हैं ये, चलो मैं खुद ही चल के एक दिन देखती हूँ। तो चेक इट आउट का मतलब यही होता है फाइंड आउट द ट्रूथ, मतलब मैं ही देखती हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये लोग कौन है और रोज़ यहाँ पर क्यों आते हैं और रोज़ यहाँ क्यों चढ़ते हैं। आई फाउंड, ये देखिए ये जो पैरेंथीसिस का है ये यहाँ पर एंड हो रहा है। तो ये बेसिकली पैरेंथीसिस या ये जो इन्वर्टेड कॉमास है या कोट्स है, बेसिकली ये होता है कि जब किसी की बात हम एज इट इज़ यहाँ लिख रहे हो कि ये बात जो हम पढ़ रहे हैं ना वो खुद हमें संतोष यादव ने ही बताई है। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो वहाँ पर मुझे कोई गांव के लोग नहीं मिले, मुझे वहाँ पर कुछ माउंटेनियर्स मिले। माउंटेनियर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पर्वतारोही, यानी जो लोग पहाड़ चढ़ते हैं और प्रोफेशनली पहाड़ चढ़ते हैं। यानी ऐसा नहीं कि बस खेल कूद में चढ़कर आ गए, नहीं, मतलब वो या तो उनकी हैबिट है, रेगुलर तौर पे वो पहाड़ चढ़ते हैं, या फिर प्रोफेशनली चढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है प्रोफेशनली, ये कि उनका जो मेन काम जो है वो यही है, पहाड़ चढ़कर आने का, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों को होता है बहुत ज़्यादा हैबिचुअल या जिनका शौक़ बहुत ज़्यादा होता है ये, तो वो इतना ज़्यादा अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अलग अलग माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं। तो ये उनके जो रेगुलर पर्पस है, जैसे गेमर्स जो होते हैं उस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उन्हें भी माउंटेनियर्स ही कहा जाता है, ठीक है। जैसे बाइकिंग, तो बाइक राइडर्स होते हैं, तो कुछ लोग तो प्रोफेशनल होते हैं और कुछ लोगों का शौक़ इतना ज़्यादा होता है, पैशन या जुनून इतना ज़्यादा होता है कि इसलिए उन्हें बाइकर्स कहा जाता है, अदरवाइज़ प्रोफेशनली वो ये काम नहीं करते। ओके, आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम। अब उन्हें जो है रोज़ पहाड़ अपने रूम की खिड़की से पहाड़ दिखाई देते थे और उनको ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं ये। तो एक दिन जब वो चेक करने के लिए गई तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इनसे पूछ ही लूँ कि क्या मैं इनको ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं भी इनके साथ जो है पहाड़ चढ़ सकती हूँ क्या। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग।
इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने तो उनसे ना डरते डरते और थोड़ा हेजिटेट करते हुए, एकदम ऐसा नहीं कि गई और पूछ लिया, यहाँ वो काफ़ी हेजिटेट भी हुई थी, थोड़ा सा शर्मा भी रही थी कि मैं इनसे पूछूं या नहीं, है ना, एक हेजिटेशन होता है। तो हेजिटेट हुई कि मैं इनसे पूछूं या नहीं, और फाइनली पूछ ही लिया कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं भी आपके साथ पहाड़ चढ़ सकती हूँ। तो ऑल्दो उनको उम्मीद नहीं थी कि वो हाँ कह देंगे, लेकिन ये काफ़ी प्लेजेंट सरप्राइज़ इनके लिए रहा। प्लेजेंट सरप्राइज़ का मतलब है बहुत ही सुखद सरप्राइज़ मिलना, एक सुखद चौंका देने वाली सूचना मिल जाना। और यही उनको ये सुखद जो चौंका देने वाला उनको एक रिप्लाई मिला, जो कि था कि उन माउंटेनियर्स ने कहा कि बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव, सकारात्मक। सकारात्मक तो यानी उनको हाँ में जवाब मिला कि बिल्कुल आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं और इस पहाड़ को बिल्कुल हमारे साथ चढ़ सकती हैं और ये एक्सपीरियंस का मज़ा लें। ठीक है, तो ये एक उन्हें मोटिवेशन भी मिला। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? मोटिवेट करने का मतलब क्या होता है? किसी को और उत्साह देना, ठीक है, एनकरेज करना। तो और ज़्यादा हौसला अफजाई उनकी हुई जब इन लोगों ने उन्हें हाँ कह दिया। तो देखिए, बचपन से ही ये क्यूरियस तो रही हैं, बचपन से ही इनको जानने की इच्छा रही है, आगे बढ़ने की इच्छा रही है। संतोष यादव को पढ़ाई अपनी करने की इच्छा रही है कि मैं आगे पढूं। इसके लिए वो अपने माता पिता से भी काफ़ी उन्होंने उनके अगेंस्ट भी गई थी और धीरे धीरे अपने माता पिता को अपने फेवर में ही कर लिया था कि हाँ, तुम अगर पढ़ना चाहती हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए उनको उनके पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिला। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि हायर एजुकेशन के लिए दूसरे स्टेट में पहुंची, कहाँ? राजस्थान। न्यू दिल्ली चली गई, न्यू दिल्ली से अब राजस्थान आई। जयपुर में उन्होंने महारानी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया और वहाँ से अरावली हिल्स को देखते देखते उनके अंदर एक नया शौक़ या नया चाव जन्मा, जो कि था कि पहाड़ चढ़ते हैं कुछ लोग। तो पहले वो नहीं जानती थी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाँ, लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं और गायब हो जाते हैं और ये क्या नई अलग सी ही एक्टिविटी है, तो उन्होंने अपना एक शौक़ जताया और इच्छा जताई कि क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ आगे। और जैसे ही उन्हें हाँ में जवाब मिला, कहीं ना कहीं ये उनकी लाइफ चेंजिंग आंसर था, क्योंकि अब उन्हें अपनी एक दिशा दिखाई दे रही थी जीवन की कि अब उन्हें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। Then there was no looking back for this determined young girl. No looking back मतलब कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी अब जब उन्हें दिशा दिखाई दी, तो एक बार जब उन्होंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो वो उनको समझ में आया कि मैं इसी के लिए बनी हूँ। कई बार होता है स्टूडेंट्स, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ करना पसंद है, हमें शौक़ किस चीज़ का है, क्योंकि हमें उन चीज़ों के बारे में ही नहीं पता होता। जब पहली बार इन्होंने पहाड़ चढ़ा तब इनको समझ में आया कि उन्हें कितना अच्छा लगा है ये, और इसीलिए उन्होंने उसी वक्त दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटरमिन्ड हो गई वो कि मुझे अपने जीवन में अब यही काम करना है। यानी उनके सामने कहीं ना कहीं एक और चैलेंज आ गया था, क्योंकि जहाँ उनके माँ बाप उनकी पढ़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे इसकी पढ़ाई पूरी होगी हम इसकी शादी करवाएंगे, वहाँ संतोष यादव एक नया शौक़ लेके तैयार थी। एक नया शौक़ से ज़्यादा कहना चाहिए नया जुनून और नया सपना, उनका एक ड्रीम बन चुका था कि मुझे अब पहाड़ चढ़ने हैं। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं लाइफ में एक नया चैलेंज ही था जो उन्हें फेस करना था, और वो पूरी तरीके से अब रेडी भी थी। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। यानी उन्होंने कुछ पैसे बचाए। अब देखिए, वो अपने मम्मी पापा का वेट ही नहीं करती थी, पेरेंट्स का वेट ही नहीं करती थी। उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि शायद मुझे तो मना ही कर देंगे, इसलिए जब दिल्ली में भी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए गई तो उन्होंने पेरेंट्स से नहीं पूछा, बस वहाँ पे एडमिशन करा आई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मना ही करेंगे। अब जब यहाँ पे पहाड़ चढ़ने वाली बात आ गई, तब तो वो उनको और ज़्यादा यकीन था कि जहाँ पढ़ाई जो कि इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट है वही उसके लिए मना कर रहे हैं, तो पहाड़ चढ़ने के लिए तो क्या ही हाँ बोलेंगे। तो बिना उनको सूचित किए वो अपना नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जहाँ पे क्लाइंब करना सिखाया जाता है, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो ये सब सिखाया जाता है। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो अब वो उत्तरकाशी पहुँची और वहाँ पे उन्होंने जो पैसे अपने बचाए थे उन पैसों से वहाँ उन्होंने एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर, यहाँ देखिए फिर से कोट्स आ गए हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात खुद संतोष यादव ने ही कही है। और वो क्या बता रही हैं? माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May।
यानी उनका जो सेमेस्टर यानी जो उनके फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे ना, तो वो एग्ज़ाम कब ख़त्म होने थे? अप्रैल में ख़त्म होने थे, लेकिन वो पोस्टपोन होते होते आगे खिसकते खिसकते कहाँ कब ख़त्म हुए? मई में, 19 मई को, 19 मई को ख़त्म हुए। तो देखिए करीब एक महीना आगे पोस्टपोन हो गए थे। तो इनकी जितनी भी प्लानिंग थी ना कहीं बहुत मुश्किल हो गई थी संतोष यादव की प्लानिंग। कैसे? एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21, यानी उन्हें 21 मई को उत्तरकाशी में ज्वाइन करना था कॉलेज में। अब देखिए बीच में सिर्फ 2 दिन का ही गैप रहा, तो ये 2 दिन का गैप रहा इसलिए वो अपने घर नहीं जा सकी, वरना उनका क्या प्लान था कि वो जैसे ही अपना यहाँ पर एग्ज़ाम देंगी जयपुर में महारानी कॉलेज में, जैसे ही अपने एग्ज़ाम्स देंगी, सेमेस्टर एंड होंगे, उसके बाद लगभग 1 महीने का उनको अंतर मिलेगा। 1 महीने वो अपने घर चली जाएंगी, वहाँ पे रहेंगी और 1 महीने का रेस्ट भी उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद रेस्ट भी चाहिए ही होता है, हम मेंटली भी कितना थक जाते हैं, है ना। तो यहाँ उनको रेस्ट भी मिल जाएगा, अपने घर पे भी मम्मी पापा से भी मिल लेंगी, फैमिली से मिल लेंगी, और उसके बाद वो चली जाएंगी कहाँ? उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना नया कोर्स और नई लाइफ का नया पहलू स्टार्ट करने के लिए। पूरी प्लानिंग वहाँ पर एकदम ही ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए और अब उनके पास ज़्यादा समय था ही नहीं। 19 मई को लास्ट एग्ज़ाम था और 21 मई को तो उन्हें ज्वाइन ही करना था, तो उनके पास ये टाइम नहीं था कि वो अपने घर लौट सकें, यानी जूनी आवास जा सकें। तो हुआ क्या? सो आई डिड नॉट गो बैक होम, वो घर नहीं गई। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। हेडेड का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने वो इंस्टीट्यूट जाना था तो उस राह पर ही चल पड़ी, मतलब उस तरफ, उस डायरेक्शन में चल पड़ी। स्ट्रेट वेंट टूवर्ड्स, यानी इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, इसका मतलब है उस तरफ चल पड़ी। तो वो सीधे कहाँ चली गई? अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने इंस्टीट्यूट में चली गई। I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। अब यहाँ क्या apology का मतलब क्या होता है? मुआफ़ी या क्षमा। क्या मतलब होता है? क्षमा। तो यहाँ पर उन्होंने अपने पिता को एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि अब तो बताना था ही ना, और बताना तो खैर बाद में भी था, जब वो अपने घर जाती तो वहाँ बताती ही, लेकिन जब एडमिशन ले रही थी ना, एडमिशन लेने की, एनरोलमेंट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो तो पहले ही करनी होती हैं। तो जब ये फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने करी तब तो किसी से ना तो पूछा ना किसी को बताया कि कहीं मना ना हो जाए, और उन्हें था कि जब एकदम वहाँ जाने का समय आएगा ना तब मैं बता दूँगी, तो तब तो कोई क्या ही कर पाएगा, कोई रोक ही कैसे पाएगा मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ एडमिशन ले चुकी होंगी और पैसे तो मेरे पास थे ही, क्योंकि उन्होंने पैसे बचा रखे थे, तो वो भी उन्हें डरने की बात नहीं थी। लेकिन ये जब प्लानिंग अब चेंज हो गई तो इन्होंने क्या किया, जा तो सकती नहीं थी घर पे क्योंकि इतना टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा अपने पिता को, उसके अंदर उनसे माफ़ी मांगी, उनसे क्षमा मांगी, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ही उन्होंने एडमिशन ले लिया था। तो उन्हें पूरी बात बता दी कि मैं ऐसे ऐसे एडमिशन ले चुकी हूँ, वहाँ मेरा एनरोलमेंट हो चुका है, 21 को मुझे वहाँ पर ज्वाइन करना है, तो आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन प्लीज़ मुझे आपका सहयोग इसमें चाहिए। मतलब फिर से सहयोग मांग लिया अपने पिता से, और वो कहाँ चली गई? वो चली गई फिर उत्तरकाशी के अंदर इस इंस्टीट्यूट में, जहाँ अब उन्हें उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। ये इसका हिंदी अनुवाद है, जिसमें यही समझाया गया है कि किस तरीके से उनका इंटरेस्ट जैसे ही माउंटेनियरिंग की तरफ आया और जैसे ही उन्हें समझ में आया कि वो अब यही करने वाली हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने पिता से भी, क्योंकि उनका तो प्लानिंग तो एकदम ख़राब हो ही गई थी ना, तो अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने फादर से उन्होंने क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी कि पापा आई एम सॉरी, लेकिन मैं अब यहाँ जा रही हूँ, मेरे पास घर आने का भी समय अब नहीं है, मुझे डायरेक्टली वहीं जाना होगा। तो ये थी पूरी सिचुएशन इनकी। तो आप देखिए ये सिचुएशन यहाँ लिखी हुई जब है तो शायद बहुत इजी लग रही होगी, लेकिन इसे जब फेस करना पड़ता है ऐसी किसी सिचुएशन को तो वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ आप बोल नहीं रहे होते हो, वहाँ सामने से भी रिएक्शन आता है। तो अब इनके पेरेंट का, फादर का क्या रिएक्शन आया होगा, किस तरीके से उन्होंने उसे डील किया होगा, फेस किया होगा, वो अपने आप में ही एक स्टोरी होगी। लेकिन ये सब मेंटली उसके लिए प्रिपेयर थी संतोष यादव। तो देखिए सिर्फ ऐसा ही नहीं कि दृढ़ निश्चय हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी किसी को बोल दो,
कई लोग सोचते हैं कि हम किसी को कुछ भी बोल देंगे, और जो तो बहुत प्राउडी या एरोगेंस जिसमें होता है, घमंड जिसमें होता है, किसी को कुछ भी बोल देता है तो उसे लगता है वो बहुत कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, दैट पर्सन इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। वो बेसिकली कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अप्रोच में आता है। दृढ़ निश्चय वो होता है जहाँ आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो, और जहाँ आप मेंटली सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये काम करना है तो मुझे ये काम करना है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको फेस करूँगी। और यहाँ संतोष यादव यही कर रही हैं, इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, इस चैलेंज को फेस करने के लिए वो तैयार है। ठीक है, अब वो बढ़ती हैं आगे। Thereafter, संतोष went on an expedition every year. एक्सपेडिशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? बेसिकली जब आप किसी उद्देश्य से कहीं पर जाते हो, कि कोई उद्देश्य है आपका, जैसे इनका क्या उद्देश्य होता है, जैसे पहाड़ चढ़ना है तो ये एक उद्देश्य है। मान लीजिए आप बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं कहीं पे, वहाँ बोटिंग के लिए भी जा रहे हैं, तो अगर आप वहाँ किसी उद्देश्य से जा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे आप, वो एक्सपेडिशन हुआ। ऑलराइट, तो चाहे घूमना फिरना हो या कोई काम हो, सो दैट इज़ नोन एज एक्सपेडिशन। आई होप इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। तो देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर साल वहाँ जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मच्योर्ड, मच्योर का मतलब और निखरते गए उनके जो स्किल्स थे। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मच्योर्ड रैपिडली। मच्योर्ड का मतलब बेसिकली निखरना होता है, बेहतर हो जाना होता है, कि जैसे जैसे उनकी मतलब हर साल हर प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी जल्दी ना उनको पहाड़ की जो चढ़ने की जो स्किल्स होती हैं, जो तरीके होते हैं, वो बहुत बेहतरी से उन्हें सीख रही थी, समझ रही थी। Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. अब ये जो है ना, बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट भी है कि वो किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। अब देखिए, पहाड़ चढ़ना क्या होता है स्टूडेंट्स, हम छोटे छोटे माउंटेन्स चढ़ते रहते हैं, वो जेन्युइनली इतने टफ नहीं होते। हो सकता है थक जाएं आप, लेकिन बार बार जब आप चढ़कर आएँ तो कहीं ना कहीं स्टेमिना इतना डेवलप हो जाता है, आपकी आदत भी हो जाती है, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब हम जितने ऊँचे पहाड़ चढ़ते चले जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो अलग अलग किस्म के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन एक जो चैलेंज या एक जो समस्या सबसे ज़्यादा आती है, वो क्या आती है? एक तो आती है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है, यानी ठंड होने लग जाती है। और एल्टीट्यूड, और हायर एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हम जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम होता चला जाता है। ठंड बढ़ती चली जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होते चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है आपका साथ नहीं देती। जब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा होता है ना, तो वहाँ आपकी बॉडी ही आपको सपोर्ट करना धीरे धीरे बंद कर देती है। तो जितना स्ट्रेंथ आप में होता है, वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती, और बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग और गाइडेंस के ही वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसी इस तरीके के काम करने के लिए इट्स नॉट दैट ईजी। ये बात मैं सिर्फ माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड नहीं कह रही हूँ। माउंट एवरेस्ट तो एक अनदर लेवल की बात हो गई। हम छोटे मोटे पहाड़ चढ़ने की भी बात अगर करें तो वो हमें देखकर लगता है कि क्या ही इसमें होगा, चढ़ जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। स्टेयर्स भी अगर हम चढ़ते हैं तो जैसे कई मंदिर ऐसे हैं या कई जगह ऐसी हैं जहाँ पहुँचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, राइट। तो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं कई बार, तो स्पेशली यंगस्टर्स वो क्या करते हैं, ब्रेक नहीं लेते, लगातार वो स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं। और उससे क्या, जब अचानक से रुकते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है उनकी हार्ट बीट कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। और आपके हार्ट को इतना ज़्यादा तेज़ बीट करने का हैबिट ही नहीं होता है कई बार, तो ऐसे में अटैक्स भी आ जाते हैं, राइट। तो ये इन चीज़ों से बहुत लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उन्हें पता नहीं है, और कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते। तो मेक श्योर कि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग या थोड़ा बहुत गाइडेंस हमेशा ऐसी चीज़ों में होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, विच इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जब पहाड़ चढ़ने की बात हम जो कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप पहाड़ पर जा रहे हो, जैसे जैसे एल्टीट्यूड हायर होता जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल माउंटेनियर बनना चाहते हैं ना,
तो आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस देखिए यहाँ वर्ड भी आया है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है उस चीज़ को एक सहने की क्षमता हो जाना कि उसका आपके ऊपर असर नहीं पड़े। जैसे अगर हम घड़ी की बात करें तो बहुत सारी घड़ी आती है ना वाटर रेजिस्टेंट, तो यानी पानी उस पर गिरा भी दोगी तो उसका असर नहीं पड़ेगा, जो घड़ी है उस पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए इसका मीनिंग भी यहाँ दिया है, द एबिलिटी नॉट टू बी अफेक्टेड बाय समथिंग, उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ना कि हाँ पानी गिर रहा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो संतोष यादव में भी ये एक खूबी थी कि अगर वो कम ऑक्सीजन सप्लाई में भी अगर वहाँ पर में भी मौजूद हैं, तब भी उनमें इतना स्टेमिना और इतना स्ट्रेंथ था अंदर कि वो वहाँ इजीली सरवाइव कर लेती थी। और ये धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर और भी बेहतर डेवलप किया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, इक्विप्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सुसज्जित भी कह सकते हैं इसको, और हम कह सकते हैं सप्लाइड विद, यानी आपके पास किसी चीज़ का होना। तो यहाँ पर उनके पास क्या था, आयरन विल यानी लोह शक्ति। लोह शक्ति थी मतलब उनकी जो इच्छा शक्ति थी ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम आयरन विल ही था उनका, एकदम लोहे जैसी स्ट्रॉन्ग इच्छा थी उनकी। तो लो इच्छा, लो शक्ति जो थी, फिज़िकल एंड्योरेंस, फिज़िकल एंड्योरेंस ये था कि उनकी शारीरिक क्षमता भी थी ना जो सहने की, वो काफ़ी थी। मतलब उनकी बॉडी जो है वो ठंड बर्दाश्त कर पाती थी। जैसे कई लोग ठंड बिल्कुल भी नहीं सह पाते, थोड़ा सा भी ठंड होता है तो उसमें ही ठिठुरने लग जाते हैं, लेकिन जो संतोष यादव है उनके साथ ऐसा नहीं था, वो उसे सह सकती थी। इसके अलावा भी जब हम पहाड़ चढ़ना होता है तो काफ़ी सारा सामान भी अपने साथ लेकर चलते हैं, कुछ सेफ्टी की चीज़ें लेकर चलते हैं, कुछ एक्सेसरीज, इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें साथ लेकर चलते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा खाने पीने को लेकर चीज़ें भी चलते हैं, काफ़ी कुछ सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। तो आपके पास इतना बड़ा झोला होता है, वो लेकर, इतना वज़न लेकर जब आप चढ़ते हो, वो भी इतने हायर एल्टीट्यूड पे, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सहने की क्षमता भी थी उनके शरीर में, तो इसका मतलब बायोलॉजिकली फिजिकली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। और मानसिक तौर पे तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग थी ही, यानी उनका जो एक ये जो निश्चय कर लेती थी, जैसे मैंने पहले भी बताया, शी वॉज डिटरमिन्ड, सो मेंटली शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। मानसिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा बल था उनमें। इसी सब के कारण वो जो चाहती थी वो अचीव कर पाई, और इसीलिए यहाँ लिखा है शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, यानी उन्होंने बारंबार अपने आप को जो है सबके सामने प्रूव किया है, साबित किया है। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. Culmination का मतलब होता है students end, यानी अंत। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992. अब ये end का मतलब the end नहीं है कि बस अब ख़त्म हो गया। इसका ये मतलब है कि इसका जो फल उन्हें मिला वो किस समय मिला, यानी उसका फल उन्हें मिला 1992 में, जब उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। रिमेंबर, पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई उन्होंने कब की थी, इन मई 1992, राइट। तो पहली बार जब उन्होंने चढ़ाई की उस समय उन्होंने उनकी सिंसियरिटी और उनका जो हार्ड वर्क था उसका एक रिजल्ट उनको मिला, उसका एक फल उनको मिला। और वो क्या मिला, जस्ट 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. इसका मतलब ये है कि 4 साल पहले यानी 1988 में उन्होंने पूछा होगा उन माउंटेनियर्स से, उन पर्वतारोहियों से जो अरावली माउंटेन्स पे चढ़ते थे। रिमेंबर, उनके हॉस्टल के कमरे से जो पहाड़ उन्हें दिखाई देते थे अरावली माउंटेन्स, उस पे जो पर्वतारोही थे उनसे पूछा था ना, शी आज शायली, मतलब एकदम शर्माते हुए और झिझकते हुए पूछा कि क्या मैं आपके साथ इस पहाड़ पे चढ़ सकती हूँ। वो जो वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत उन्हें कहाँ लेकर पहुँची, किस जगह लेकर पहुँची, ये उन्हें इस जगह लेकर पहुंची, सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लेकर पहुंची इन 1992, मई 1992 में, जब वो वहाँ शिखर तक पहुंच गई। यानी अरावली माउंटेन से उनका जो सफ़र शुरू हुआ था 4 साल के अंदर, जो कि बहुत ही कम समय है, मैं आपको बताऊं, बहुत ही कम समय में वो सीधा कहाँ पहुंची, माउंट एवरेस्ट की शिखर पर।
At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो सिर्फ जब मात्र 20 साल की थी, यानी बहुत ही कम उम्र की जब थी, तो 20 साल की एज में ही संतोष यादव जो हैं उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है स्केल्ड, इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट को माप लिया था। और यहाँ मापने का मतलब ये नहीं है कि उसका साइज़ या हाइट नापा था कि कितना टॉल या कितना ऊंचाई पर है। यहाँ माप लिया था का मतलब है कि उसे जीत लिया था, उसके शिखर पर पहुँच गई थी, उसे क्लाइंब कर लिया था, तो उसे जीत लिया था बेसिकली, कि उसने माउंट एवरेस्ट को हरा दिया क्योंकि उसको उसने फतेह कर लिया था। एंड शी बिकेम द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, सबसे कम उम्र की महिला वो बनी इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। टू अचीव द फीट मतलब सबसे कम उम्र की महिला वो बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे अपना पहला कदम रखा। तो ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, यानी अब ये बात बता रहे हैं कि उन्होंने उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे उन्हें प्रभावित किस तरीके से किया उन्होंने। तो पहले बताया जा रहा है कि उनके जो सीनियर्स हैं उनसे किस चीज़ पर इम्प्रेस थे। वो इम्प्रेस थे उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स को लेकर, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस को लेकर और मेंटल स्ट्रेंथ को लेकर। देखिए, पहाड़ चढ़ना ये कहावत के तौर पे भी आता है कि चींटी पहाड़ चढ़ गई, तो पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सीनियर्स हैं वो उनको जब देखते थे तो बहुत खुश होते थे कि इसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स है, मतलब कितना इसने खुद को निखारा है कि जो पहाड़ चढ़ने की उनका ये जो टैलेंट है वो प्रतिभाशील होती जा रही है, इम्प्रूव होते जा रहे हैं, उसमें ये इम्प्रूवमेंट है, तो वो बहुत उससे इम्प्रेस होते थे। इसके अलावा फिज़िकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये कि आपको एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपकी जो फिटनेस एक होती है, जो आप में एक स्ट्रेंथ होती है और एक जो स्टेमिना होता है, या जो एक रेजिस्टेंस होता है, वेदर का रेजिस्टेंस होता है, जैसे कोल्ड है या एल्टीट्यूड जिसके बारे में बात हुई थी, उसको आपकी बॉडी तभी रेजिस्ट कर पाएगी जब आपके अंदर उतना स्टेमिना होता है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होती है आपकी बॉडी। और वो तभी संभव है जब आप अपने खान पान का और एक्सरसाइज करने का ध्यान रखेंगे। इसके बिना आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। और इन सबसे ऊपर आता है मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप मानसिक तौर पे एकदम दृढ़ निश्चय आपने नहीं किया है, अगर मानसिक तौर पे आप स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप क्लाइंबिंग स्किल्स या कोई भी दूसरी स्किल से, देखिए किसी भी चीज़ जो भी काम कर रहे हो, ना तो आपका फिजिकल फिटनेस पर ध्यान रहेगा, ना ही आप क्लाइंबिंग स्किल्स या कोई भी स्किल्स हैं वो आप इम्प्रूव कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि आप दिमागी तौर से वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। बस आपकी बॉडी तो वहाँ रहेगी लेकिन आप दिमागी तौर से वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, तो रिजल्ट्स भी उस तरीके से नहीं आएंगे। तो इन तीनों ही एरियाज़ में जो है संतोष यादव ने पारंगत हासिल की थी, और यही उनका जो जज्बा था ना, इनके सीनियर्स को बहुत इम्प्रेस करता था, उन्हें बहुत खुश करता था कि कितनी बढ़िया तरीके से जो है संतोष यादव अपने मुकाम को पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत उन्होंने की है। अब ये तो हो गई सीनियर्स की बात कि सीनियर्स को किस तरीके से खुश किया। इसके अलावा जो उनके फेलो क्लाइंबर्स भी थे, यानी ऐसा तो था नहीं कि वो इंस्टीट्यूट में अकेली थी, और भी बहुत सारे लोग थे जो ट्रेनीज़ थे, यानी ट्रेनिंग ले रहे थे। तो जो बाकी लोग थे वो भी बहुत जो है संतोष यादव को एडमायर करते थे, उन्हें पसंद किया करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि संतोष यादव काफ़ी हेल्पिंग थी। उनका ये नहीं, कभी भी उनका जो एक एटीट्यूड था वो ये नहीं था कि हाँ मुझे पहाड़ चढ़ना है तो मैं बस अपने ऊपर ध्यान रखूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है किसी और से, ऐसा कभी नहीं था। और स्टूडेंट्स, आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो बस हाँ मैं ही करूँ, मुझे किसी और से कोई मतलब ही नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा एक टीम वर्क जो होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है। वो आपकी खुद की ग्रोथ के लिए भी, ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी टीम ग्रो करेगी और आपका भी उसके अंदर अच्छा खासा ग्रोथ होगा। अब यहाँ पर संतोष यादव ने क्या, अपने क्लाइंबर्स, जो उनके साथी क्लाइंबर्स थे, फेलो क्लाइंबर्स थे, उनको भी बहुत मदद करती थी, उनको बहुत हेल्प करती थी। उन्होंने क्या मदद की उसके बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ पर यही बताया गया है कि उनका जो दूसरों के प्रति जो उनका एक कंसर्न रहता था, कंसर्न का मतलब है जो एक उनका केयरिंग एटीट्यूड रहता था, उनका जो एक रवैया रहता था वो बहुत बढ़िया रहता था।
टीम वर्क टुगेदर का मतलब है साथ में काम करने की उनकी जो एक इच्छा थी, मतलब वो बिल्कुल भी आइसोलेशन में रह के या एकदम रिक्लूस्ड पर्सन नहीं थी, एकदम अलग थलग रहने वालों में से नहीं थी, सबके साथ मिलजुल के काम करती थी। और जैसे कि उनके सीनियर्स उनसे इम्प्रेस्ड थे, तो कभी भी उन्होंने वो जो तारीफ़ है, या उनको उनको भी पता था कि वो बहुत एक अच्छी क्लाइंबर है, लेकिन ये तारीफ़ उन्होंने कभी अपने सर नहीं चढ़ने दी, हमेशा रिलैक्स्ड रही, ग्राउंडेड रही। और यही उनकी एक खूबी थी जो उनके फेलो मेंबर्स के, जो फेलो क्लाइंबर्स हैं, उनके दिल में उनके लिए ख़ास जगह बनाती है। ये है इसका हिंदी अनुवाद, जिसमें ये है कि जब आप सक्सेसफुल होते हो, तो हो सकता है जिस काम की वजह से आपको वो सक्सेस मिली है, उसके लिए लोग आपको जानते हैं कि आप उस काम को करने में अच्छे हो। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो अचीवमेंट हमने हासिल की है, उसके पहले जो जर्नी की है, उस जर्नी को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जर्नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी में वो जो यात्रा आपकी होती है ना, उसी में ये आपने सब कुछ सीखा होता है, बहुत कुछ झेला भी होता है, बहुत कुछ सिखाया भी होता है, और बहुत सारे अच्छा समय भी होता है। तो यहाँ ये पूरी जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है। और कभी भी जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, गोल को अचीव कर लेते हैं, तो वो अंत नहीं होता, वो बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अंत हो गया तो मतलब अब आप उसके बाद क्या करेंगे आगे, आपके पास तो कुछ करने के लिए रहा ही नहीं। इसीलिए कभी भी आपने जो अचीव कर लिया उसको अंत ना माने, वो बस एक पड़ाव है कि हाँ, एक स्टेज क्रॉस हो गई, अब अगली स्टेज। और संतोष यादव का यही रवैया रहा है हमेशा, कि उन्होंने हमेशा से सीखा है, समझा है, और उसे ही अपने आचरण में लेकर आया है। और यही उन्होंने काम में आगे किया है कि उन्होंने अपने आप को इसी तरह आगे से आगे बढ़ाया है, और सबके दिलों में भी अपना एक स्थान बनाया है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए और उनका नाम है पूरी दुनिया में, नहीं, एक इंसान के तौर पे भी वो बहुत ही बढ़िया रही हमेशा से। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि इनकी जो एज है 20 इयर्स, इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ही कम एज में शी इज़ द यंगेस्ट गर्ल जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, पहली सबसे यंगेस्ट लड़की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। संतोष यादव के बारे में बताने के समय ये आपको ध्यान और पता होना चाहिए, ओके। Then comes during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the south corner. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. इसका मतलब ये था स्टूडेंट्स, देखिए आपके लिए मैं हिंदी का भी लगा देती हूँ। बेसिकली जब वो पहली बार जब माउंट एवरेस्ट में चढ़ रही थी, यानी 1992 में जब पहली बार वो चढ़ी थी, वहाँ पर पहुँची थी, तो देखिए कैसे कैसे हादसे भी हो जाते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है इस काम में। तो ये तो हो ही गया है कि ये बिल्कुल भी आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हुआ ये कि एक व्यक्ति थे, साउथ कर्नल जो थे, जिनका नाम था, एक परिवार जो साउथ कर्नल में विशेष देखभाल प्रदान की गई, जो मरणासन्न अवस्था में था। अब ये व्यक्ति जो थे ना, इनको बहुत ज़्यादा, साउथ कर्नल मतलब इनके बारे में बताया गया है, इनकी डेथ हो गई थी, इन्हें बचाया नहीं जा सका था, क्योंकि इनको टाइमली जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाया था। जबकि संतोष ने बहुत कोशिश की थी, बहुत ज़्यादा इनको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। लेकिन एक और व्यक्ति थे मोहन सिंह नाम के, जिन्हें वो बचाने में सफल रही। मोहन सिंह इनको बचाने में वो सफल रही। इसका मतलब है कि दो लोगों की उन्होंने सहायता की थी, एक थे साउथ कर्नल और दूसरे थे मोहन सिंह। और मोहन सिंह को भी वो सिर्फ इसीलिए बचा पाई थी क्योंकि उन्होंने अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर किया था। अब कैसे, यहाँ पे जब इतने हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, क्योंकि इतना कम ऑक्सीजन हो जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि आप प्रॉपरली एकदम अच्छे से सांस ले सकें, तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। अब क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है, संतोष यादव का जो रेजिस्टेंस था कोल्ड को, एल्टीट्यूड को लेकर, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो इसीलिए उन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो शेयर किया था मोहन सिंह के साथ, ताकि समय पे उनको फर्स्ट एड मिल गई, टाइमली ये फर्स्ट एड उनको मिल गया, इसीलिए वो बच पाए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि किसी व्यक्ति, ये देखिए
ये जो पूरा सिनेरियो रहा है ना स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है बताते वक्त इस समय ये बहुत आसान सी बात लग रही हो, बहुत साधारण सी बात लग रही हो, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि ये एक ऐसा काम है जिसमें जान का भी जोखिम है। और किसी व्यक्ति को अपने सामने अपनी आंखों के आगे दम तोड़ते हुए देखना, ये सोचते हुए कि काश अगर हमारे पास ये अगर इस वक्त ये सुविधा होती तो हम इसे बचा पाते, लेकिन नहीं बचा पाए, इस चीज़ का जो एक अफसोस है, जो रिग्रेट है, वो हमेशा रह जाता है मन में। इस तरीके की चीज़ के साथ जीना, सर्वाइव करना, आगे बढ़ना आसान नहीं है। इसीलिए मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा ज़रूरी यहाँ होती है कि ऐसी सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, हड़बड़ा जाएंगे या अपना आपा खो बैठेंगे। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं ना एक्सप्लेनेशन, उसको सिर्फ एक ट्रांसलेशन के हिसाब से मत पढ़िए, आप इसके पीछे छुपा हुआ एक जो डीपर मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कितना मुश्किल लगता है कि एक मरते हुए इंसान को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, और ये बिल्कुल आसान नहीं है। एक में वो सफल हुई लेकिन एक में वो असफल भी रही, तो वो जो एक सिचुएशन है उसको कितना मुश्किलों से हैंडल करना होता है, अपने आप को संभालना होता है उसमें, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ये भी चीज़ हमको समझनी है। यही मैंने आपको पहले जब मैं बता रही थी आपको कि अपने फेलो क्लाइंबर्स के मन में उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई थी, वो जगह इसीलिए बन पाई क्योंकि उन्होंने किस हद तक जाके उनकी हेल्प की थी, कि ऑक्सीजन तक शेयर किया, एक को पूरी तरह बचाने की भी कोशिश की। अब देखिए, एक ऐसा माहौल जो एक व्यक्ति सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, खुद उसमें ज़िंदा नहीं रह पा रहा है, ऐसे में दूसरे को ज़िंदा रखना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। और उसमें जो है संतोष यादव सफल रही। इसीलिए सक्सेस पाना, ये बहुत अच्छा लगता है कि वो इंसान सक्सेसफुल है, लेकिन उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क, कितना प्रयास लगता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है स्टूडेंट्स, उसको भी हमेशा ध्यान रखिए। उसे एक्नॉलेज करना, उसकी सराहना करना, अप्रिशिएट करना कभी ना भूलें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. अब यहाँ पर ये हुआ कि अभी तो मई 1992 पे वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आ गई थी, उस शिखर को फतेह करके आ गई थी। 12 महीने के अंदर, यानी विदिन अ ईयर ओनली, विदिन 1 ईयर, संतोष को इंडो नेपालीज वेमेन एक्सपीडिशन, यानी ये एक किस्म का एक ग्रुप है बेसिकली। जैसे जब भी माउंट एवरेस्ट पे यहाँ चढ़ा जाता है तो ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति चढ़ गया, बेसिकली ग्रुप्स जाते हैं पूरे, और वो जो पूरे ग्रुप्स होते हैं उन्हें बाकायदा पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है, कैंप्स इनके होते हैं, तो ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती है और ऑफिशियली ये लोग जाते हैं। ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है कि आपके अगल बगल की जो टीले होते हैं मिट्टी के, वहाँ पर आप जैसे चढ़कर आ गए वैसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है, इसकी ओर से इनवाइट मिला था संतोष यादव को कि वो इन्हें ज्वाइन करें, क्योंकि ये इस ग्रुप के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, यहाँ पर इस ग्रुप का नाम है किसकी वजह से, कहीं ना कहीं संतोष यादव की वजह से, क्योंकि उन्होंने इसका नाम रोशन किया। तो पूरी दुनिया का ही नाम एक रोशन करा है उन्होंने, क्योंकि इतने सबसे ऊँचे शिखर पर पहुँच कर। तो यहाँ वो जब गई तो शी दैन स्केल द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम। अब यहाँ वो दूसरी बार शिखर तक पहुँची, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। यानी यहाँ जब वो दूसरी बार यहाँ पर पहुँची तो उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया कि एकमात्र महिला, भारतीय महिला नहीं, पूरी दुनिया में एकमात्र महिला जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार पहुंची हैं, उसके शिखर पे 2 बार पहुंची हैं, एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द अनाल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। इसका ये मतलब है, एनाल्स मतलब होता है हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स होता है, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी जहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होती है, तो इसी तरीके से एनाल्स का मतलब ये होता है जहाँ पे हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स जहाँ होते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने देश का यानी भारत का नाम भी यहाँ पर दर्ज करवाया, सुनहरे अक्षरों में भारत का नाम लिखवाया कि एकमात्र ऐसी महिला जो कि एक भारतीय है, और पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी महिला जो कि एक भारतीय है, उसने माउंट एवरेस्ट के शिखर को 2 बार वहाँ पर पहुँची हैं। तो ये अब इतना बड़ा रिकॉर्ड रहा है।
In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri, यानी one of the highest civilian awards जो है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि one of the highest, ये मतलब सबसे ऊंचे सम्मानों में से एक सम्मान जो है वो है पद्मश्री, उससे इन्हें सम्मानित किया गया। अब ये सम्मान मिलना क्या आसान है? बिल्कुल भी नहीं। पूरी दुनिया में वो नाम रोशन करना, पूरी दुनिया में ये बताना कि जो भारत देश का नाम रोशन करना, खुद का तो नाम उन्होंने रोशन किया ही, जिस जगह से वो आती हैं जोनी आवास, उस जगह का, उस स्टेट का नाम उन्होंने रोशन किया, पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया। शुरू से ही उनका जो रास्ता रहा, अब देखिए कहाँ से उन्होंने अपना सफ़र की शुरुआत की थी और कहाँ आके इसका एक एंड हो रहा है। तो एंड का मतलब ये नहीं कि चैप्टर ख़त्म, एंड का मतलब है रिज़ल्ट, बेसिकली कि उसका रिज़ल्ट कितना खूबसूरत रिज़ल्ट निकल कर आया है, कि उनके जो अचीवमेंट्स हैं उन्होंने भारतीय सरकार की ओर से भी कितना सम्मान पाया है। स्टूडेंट्स, बेस्टोड का जो मतलब होता है वो होता है कि सम्मान पाना, ठीक है। तो जो सम्मान इन्होंने भारतीय सरकार से पाया है उसकी बात यहाँ की जा रही है। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे, कंफ्यूज नहीं हुए होंगे मीनिंग से। और ये जो है इसका हिंदी अनुवाद है, जिसमें यही बताया गया है कि वो खुद तो मशहूर हुई ही, फेमस भी हुई, सक्सेसफुल भी हुई, सम्मान उन्होंने पाया, साथ ही साथ अपने परिवार का, जिस जगह से आती हैं उस जगह का, गांव का, शहर का, राज्य का, पूरे देश का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया। इतना बड़ा उन्होंने एक काम कर दिखाया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." Also, a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखिए फिर से आ गया है यहाँ पर हमारा कोट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये पूरी बात किसने कही है? संतोष यादव ने खुद ने कही है। और इसमें उन्होंने क्या बताया है? अपनी उन फीलिंग्स को बताया है जब दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंचकर जब उन्होंने अपने देश का झंडा वहाँ फहराया, तिरंगा वहाँ फहराया, तब उन्होंने जो एक इमोशन आता है, जब जो भाव उनके अंदर आता है, उसको यहाँ पर उन्होंने यहाँ समझाया है, बताया है कि इतना खूबसूरत वो एहसास होता है कि उसे शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है, उसे शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता है। अलग ही एक एहसास है। और हम बिल्कुल मान सकते हैं कि ये एहसास एकदम अलग हो कि जब आप दुनिया में सबसे ऊंचे शिखर पर हो, पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पे हो, और एक मात्र ऐसे इंसान हो जो पूरी दुनिया में सबसे पहले वहाँ पहुँचे, यानी एक मात्र ऐसे इंसान हो जो पूरी दुनिया में, ये वो पहली महिला है ना जो 2 बार पहुँची वहाँ पर, तो एकमात्र ही है। तो इसलिए वहाँ जब पहुँची तो जो एहसास उन्हें हुआ वो एकदम अद्भुत, अनोखा था कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो कहती है कि वो जब अपने भावों को यहाँ बता रही हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हैं कि दुनिया के टॉप पर होना कैसा महसूस होता है, तो कहती हैं कि मुझे थोड़ा सा समय लगा क्या समझने में। सिंक इन का मतलब होता है उस चीज़, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ ऐसा हो चुका है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। यहाँ आपको मीनिंग इसका बताया गया है, बी अंडरस्टूड। और एनॉर्मिटी का मतलब का यहाँ मीनिंग दिया हुआ है अ वेरी ग्रेट मोमेंट। तो ये उसी मोमेंट की बात कर रही है जब वो वहाँ पहुँची। तो ये कह रही है कि जब मैं उस जगह पे पहुँची, उस मोमेंट को, वो जो मौका था उसको समझने में ही मुझे थोड़ा समय लग गया कि ये सच में हो रहा है, ये वास्तविकता है कि हाँ मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। एंड देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर। ये इंडियन ट्राइकलर का मतलब क्या है? तिरंगे की बात हो रही है। और अनफोल्ड का मतलब है कि जो तिरंगा बांध के ले गई है उसे अब खोलना। तो जब वहाँ फहराया उसको, अनफोल्ड मतलब जब वहाँ फहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट। हेल्ड इट अलोफ्ट का मतलब है हेल्ड इट अप हाई, यानी उस चोटी पर जब वो तिरंगा वो गाढ़ा जब वहाँ पे, उसकी बात कर रही हैं। ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड,
यानी दुनिया का जो एकदम टॉप है और वो जो छत है सबसे ऊंची, वहाँ पर जब उस तिरंगे को मैंने गाढ़ा और उसको पकड़ के खड़ी हुई तो द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। आप अपने देश का झंडा लेके, आप अपना तिरंगा लेके वहाँ पर खड़े हो एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे, तो वो जो एहसास है बताना, शब्दों में बताना तो असंभव ही है। The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. और एक भारतीय होने पर उन्हें बहुत गर्व हुआ, और उन्हें ये गर्व हुआ कि देखो मैं भारतीय हूँ और मैंने अपने देश का, अपने भारत का नाम जो है यहाँ रोशन किया है, और मैंने अपने देश का जो झंडा है, तिरंगा जो है, वो दुनिया की सबसे ऊंचे शिखर पर फहराया है आज। Also, a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kgs of garbage from the Himalayas. यहाँ इसका मतलब है, fervent का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ही strong और sincerity होना, ठीक है, जैसे strong and sincere feelings होना। नीचे आपको मीनिंग दिया गया है। तो एनवायरमेंटलिस्ट क्या होता है, वो व्यक्ति जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब पर्यावरण के प्रति जो जागरूक होते हैं व्यक्ति, उसे कहा जाता है। तो जैसे हम लोग, जो लोग माउंट एवरेस्ट भी चढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर भी कई बार बहुत कचरा होता है, खाने पीने का सामान भी पड़ा होता है, तो काफ़ी कचरा हो ही जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि माउंटेन्स चढ़ रही हैं, एवरेस्ट पे जाकर आ गई हैं, बस ऐसा नहीं, इनको पर्यावरण का भी ध्यान है। इसीलिए इन्होंने एक वहाँ पे जो भी कचरा है या जो भी जिस भी तरीके का एक पोल्यूशन हो रहा है, जो डर्ट है, उसको भी क्लीन करने का ज़िम्मा उठाया था। तो ये जो इनकी टीम गई थी, तो लगभग 500 किलो कचरा पूरे हिमालय जो रेंज है ना, हिमालयन रेंज जो है, पर्वत है, वहाँ से लगभग 500 किलो कचरा उन्होंने साफ़ किया। तो 500 किलो कचरा साफ़ करा, तो ऐसा नहीं वो अकेली कर रही हैं, देखिए इनका नाम यहाँ पर है, बट बेसिकली इनकी टीम जिसे ये लीड कर रही है। तो ये इस तरीके के पे काम करना और इस तरीके की, ये एक अवेयरनेस का हिस्सा है कि वो इस बात से भी अवेयर हैं कि अगर किसी चीज़ से कुछ नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, तो हमें उसका भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और हमें आसपास ना सब ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो वो यही काम कर रही हैं यहाँ पर। तो उन्होंने सब कुछ क्लीन किया है। तो कितना कचरा, 500 किलो। तो 500 केजीज़ बार बार मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि इस पर भी बेसिकली कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यू कैन से दैट शी वॉज एन एनवायरमेंटलिस्ट, कि वो एक पर्यावरण के प्रति जागरूक थी, ये कैसे पता चलता है। तो उसमें ये जो आपका सेंटेंस है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके अलावा जो इनकी जर्नी रही है संतोष यादव की, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है लाइफ में, और जितनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पता चलता है इनका, इससे इनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो पता चलता है बेसिकली, कि मेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग रही होंगी मानसिक तौर पे, कि इन्होंने ऐसे एक रूढ़िवादी परिवार से, बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे जो सब पुरानी विचारधाराओं के हैं, इतना ज़्यादा आगे सोचने की उनकी, जो नहीं सोचते हैं बहुत ज़्यादा, या आगे बढ़ने के बारे में, आगे बढ़ने का मतलब है कि किसी चीज़ के बियॉन्ड, या जो सदियों से चला आया है उसे बदलने की जो इच्छा है वो नहीं है लोगों में। लेकिन ऐसे समाज से आकर भी इन्होंने कितनी ज़्यादा सक्सेस भी पाई, आगे भी बढ़ी, और उन लोगों के विचारों को भी बदलने में सक्सेसफुल रही। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल काम जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि लोगों के विचार बदलना है, तो उन्होंने वो भी बदले। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये इतनी मेंटली स्ट्रांग रही, और इसीलिए ये माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच पाई। तो इन्हें भी, हमें हमारा एक आदर्श के तौर पे इनसे इंस्पायर होना चाहिए कि हमें भी, अगर हम भी दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें कोई चीज़ पानी है, तो हमें भी पूरी उस पर मेहनत करनी है, उसमें जी जान लगानी है। आपके लिए इस वक्त स्टूडेंट ज़रूरी है आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई, तो उसमें भी आपको अपना पूरा ध्यान देना है। कभी भी ये ना सोचें कि क्या ज़रूरत है, नहीं। बहुत लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साधन नहीं है उनके पास। आप लोगों के पास अगर वो साधन है, उसका पूरा से अच्छे से सदुपयोग करिए, मिस मत कीजिए। और उसी तरीके का सदुपयोग आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर भी कीजिए, जहाँ पे आपको ये सभी टॉप कोर्सेज जो मिलते हैं विद हाई क्वालिटी एजुकेशन
और ये सभी कोर्सेज़ आपको मिल रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मतलब कुछ पे नहीं करना है। क्लास 7 से लेकर 12 तक के सभी कोर्सेज़ आपके लिए अवेलेबल है। और आप बोर्ड्स देखिए, सीबीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड्स है, यूपीएमबी, बिहार बोर्ड्स, उसके अलावा एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स और स्पोकन इंग्लिश, ये सब आपके लिए अवेलेबल है और इसका आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा आपको उठा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ई नोट्स और ई बुक्स मिलें तो उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उन्हें चेक कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में वहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है www.magnetbrains.com पर भी, यानी वहाँ पर भी आपको सभी के सभी वीडियोस इजीली मिल जाएंगे। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमें बिल्कुल फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। सभी लेटेस्ट अपडेट्स भी वहाँ आपको मिल जाएगी, आप अपडेटेड रहेंगे हर वक्त। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स में हर स्टूडेंट के डाउट का या जो जेन्युइन क्वेश्चन होता है हमेशा उसका रिप्लाई करती हूँ, तो मैं आपके डाउट्स को भी ज़रूर क्लियर करूँगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी काम आप अभी कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स मेरे साथ अपनी तैयारी पक्की रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।